हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल खेलो विद PYQP में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हमने जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि कभी न कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये आपको आने वाले जो भी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो बिहार एसआई का हो या फिर बिहार कांस्टेबल, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, एंड हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है, मतलब बताना है आपको कि अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का जनक कौन है। अब देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुवांशिकी इंजीनियरिंग होता क्या है। देखिए, ये जो है एक अप्लाइड बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है और इसमें जो है हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को यहाँ पे हम चेंज करते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो कोई नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। और जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जो था वो बनाया गया था 1973 में। एक बैक्टीरिया थी, है ना, और ये किया था, मतलब जिसके द्वारा बनाया गया था वो थे कोहेन एंड बॉयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा क्या, होगा आंसर पॉल बर्ग। ठीक है, पॉल बर्ग जो थे उन्होंने, इनको 1980 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इन्होंने एक मंकी वायरस थी SV40, इसको इन्होंने एक बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया था। ठीक है, एंड सो इसलिए हम इनको जो जेनेटिकली इंजरी है इसका हम फादर मानते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स एंड फूड्स के पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में मतलब डालते हैं। ठीक है, और इससे हमें ना एक मतलब नया टाइप का ऑर्गेनिज्म मिलता है, बस इसमें यही होता है। तो चलिए, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है, मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है कि मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ कहाँ होता है। यहाँ पे आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहली बात, चलिए पहली बात तो ये है कि मानव शरीर में जल का काम क्या है, वो करता क्या है। देखिए, तो इसके 3 काम है मेनली। पहला काम है क्या, हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना। सेकंड काम क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। एंड थर्ड काम क्या है, हमारी जो बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती है ना उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और हमारे बॉडी से वाटर को बाहर निकालने वाले जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन है, वो होते हैं माउथ, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड किडनी। ये फोर पार्ट्स हैं। अब्दन होता है हमारी बॉडी में, वो देखिए वो स्टोमक में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और कुछ किडनी में भी होते हैं। अगर किडनी में ना इनफ वाटर मतलब ना जाए तो उसी से हमें क्या होते हैं, किडनी स्टोन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे जो होगा 1 भी होगा एंड 3 भी होगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है, केवल 1 और 3 वो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए, तो अब लोग बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है। तो देखिए, ये बताइए कि ये दोनों जो है न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, ये किसके पार्ट है। तो ये पार्ट होते हैं आपके WBC के। और WBC बनता कहाँ है, तो ये बनता है आपके बोन मैरो में। तो ये दोनों भी कहाँ से बनेंगे, बोन मैरो से ही बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा से। ठीक है, अच्छा, अब WBC के 5 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बैसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। इसमें जो सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम अमाउंट में होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, एंड जो सबसे कम में होती है वो होती है बैसोफिल्स। यहाँ पे मैंने उसका इमेज भी लगा दिया, आप यहाँ पे इजीली उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सम्मिलित करने हैं सूची 1 को सूची 2 से, यहाँ पे आपको मिलाने हैं। यहाँ पे 4 कूट दिए हुए हैं जो कि आप वहाँ पर बताना है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए, पहला है भूमध्य सागरीय। तो मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि भूमध्य सागरीय जो प्रदेश वहाँ पे जलवायु होती है। देखिए, तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश वहाँ की जो जलवायु होती है, वहाँ पे सालों भर एक समान ताप बना हुआ रहता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है ना, मतलब मंद शीत मतलब हल्की सी ठंडी वहाँ पे होती है और हल्की सी गर्मी होती है। दैट मीन्स वहाँ पे जो है ना, सालों भर एक मतलब मध्यम तापक्रम यहाँ पे बना हुआ रहता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ए का 4 होगा। आगे बढ़ो, समुद्र पश्चिमी समुद्री तट। तो देखिए, जहाँ समुद्री तट के नज़दीक जो है वहाँ की जो तापमान है वो बिल्कुल समुद्र के प्रभाव पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स बी का 1 होगा। और अगर मैं बात करूँ सी का, सी है शुष्क मध्य अक्षांश। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे मतलब बहुत अधिक गर्मी रहती है। मतलब गर्मी के टाइम में यहाँ पे बहुत ही अधिक गर्मी होगी और यहाँ पे यहाँ का तापमान भी क्या है, वो बहुत ही अधिक होती है। और जिस समय शीत ऋतु ऋतु होंगी वहाँ पे इसमें बहुत ही ठंडी होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे सी का 3 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि डी का 2 होगा। तो बताइए यहाँ पे ए का 4 कहाँ पे है, ए का 4, ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ए का 4 एंड बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन से किसका संश्लेषण निरोधित होता है, मतलब पेनिसिलिन हमें किससे मिलती है। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज जो है वो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और वो उस समय
इन्फ्लुएंजा वायरस पे काम कर रहे थे, है ना। और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम केयरलेस लैब टेक्नीशियन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो पेनिसिलिन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है नेचुरली जो हमें फंगस के फर्मेंटेशन से मिलती है, एंड दूसरा होता है जो आर्टिफिशियल है, जो हमें एमिनो पेनिसेलिनिक एसिड से मिलती है। दैट मीन्स दो तरह के यहाँ पे होते हैं। और ये जो है ना हमें कोशिका भित्ति से मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने फ्लेमिंग का इमेज भी लगाया है, और यहाँ पे मैंने आपके लिए पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। देखिए, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व भारत के राजधानियों में से कौन कौन से भारतीय रेल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे चार शहर आपको दिए हुए हैं, इम्फाल, अगरतला, कोहिमा और ऐजवाल। और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से शहर जो हैं वो रेलवे से जुड़े हुए हैं। देखिए, उत्तर पूर्व के तीन शहर, एक तो असम की राजधानी दिसपुर हो गई, और एक अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो गई, और एक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो गई। ये तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो केवल ऑप्शन नंबर दो होगा, है ना। अगरतला जो है ये आपको ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। केवल यहाँ पे अगरतला यहाँ पे हैं इन शहरों में जो कि भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं। बाकी शहरों को भी जोड़ने का काम चल रहा है, जो कि 2023 तक सभी शहरों को आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में आपको बताने यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे कथन सही है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर पहले कथन को देखें हम, तो लिखा हुआ है कि सिलिका सीमेंट को मजबूती देती है। ये बिल्कुल सही है ना। सिलिका सीमेंट मजबूत होता है, बिल्कुल यहाँ पे ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि एल्यूमिना से सीमेंट का द्रुत आद्रीढ़न बढ़ता है। ये भी सही है, सही है। तीसरा है कि लाइम अधिकता से सीमेंट की मजबूती होती है। बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि लाइम जो है ना, लाइम मिलाते क्यों है सीमेंट में? क्योंकि यहाँ पे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, है ना। मतलब पानी को उसको जो सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाए। फिर अगला कथन है कि CaSO4 से सीमेंट का प्रारंभिक आर्द्रीकरण समय घटता है। बिल्कुल गलत बात है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है ना केवल एक और दो यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो यहाँ पे है केवल एक और दो वही यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिया सलाई के निर्माण में हम लाल फास्फोरस का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, फास्फोरस होते हैं दो तरह के, एक होता है रेड फास्फोरस और एक होता है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है कि हम इसे जल में रखते हैं, जल में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। और रेड फास्फोरस जो है वो थोड़ी सी कम क्रियाशील होती है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा अस्थायी भी होती है। इसलिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे दो रीज़न है, एक तो कि ये थोड़ी कम क्रियाशील है, और सेकेंड कि यह अस्थायी है। इसलिए हम इसको दिया सलाई के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको कुछ नियम दिए हुए हैं, है ना। और फिर उनके यहाँ पे प्रतिपादक दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको मैच करने हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे है ए में है क्या? ए में है जॉन डाल्टन, ठीक है। इन्होंने दिया था गुणित अनुपात का नियम, दैट मीन्स ए का यहाँ पे दो होगा। देखिए, बी में क्या है? बी में है आपका जोजेफ प्राउस्ट, इन्होंने दिया था भार आधारित निश्चित अनुपात का नियम, दैट मीन्स बी का तीन होगा। देखिए, फिर क्या है? लेवोजियड है सी में, है ना। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दैट मीन्स यहाँ पे सी का फोर होगा। और डी का फिर क्या? डी का फिर वन होगा, दैट मीन्स ए का दो, बी का तीन, एंड सी का फोर, एंड डी का वन। ये है ऑप्शन नंबर कूट ए में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कूट ए, ठीक है। कूट ए इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची वन को सूची दो से मिलाना है। सूची वन में कृषि क्षेत्र दिए हुए हैं, और सूची दो में उनके राज्य दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए, ए में है द्वाब, द्वाब मिलेंगे आपको पंजाब में, ठीक है। बी में है चार, और चार मिलेंगे आपको असम में। सी में है मैदान, और ये मिलेंगे आपको कहाँ पे? कर्नाटका में। और डी तराई, ये मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश में। दैट मीन्स ए का हो गया तीन, बी का वन, सी का दो, और डी का फोर। तो यहाँ पे कूट बी में, है ना। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर कूट बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। द्वाब हो गए पंजाब में, चार हो गए आपके असम में, मैदान कर्नाटका में, और डी में तराई हो गया आपके यूपी में, ठीक है। तो ऑप्शन सॉरी कूट बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए हुए हैं और बताने आपको यहाँ पे कौन से सही नहीं है। मतलब यहाँ पे तीन कथन सही होंगे और एक कथन यहाँ पे गलत होगा। देखिए, तो पहला कथन ए में क्या है कि जब जल का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के समान हो तब जल का क्वथन स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तभी वो जल उबलना स्टार्ट करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। जल जो है वो सार्वजनिक विलायक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है, ठीक है। जल में जो अस्थायी अस्थायी कठोरता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। बिल्कुल, ये भी यहाँ पे सही है। अगला देखिए, अगला क्या है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है।
यहाँ पे ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। देखिए जल का घनत्व है वो कितना होता है, वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और जो बर्फ़ का घनत्व है वो कितना होता है, वो होता है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर जो है जल जो बर्फ़ का घनत्व है वो जल से तो कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इमेज भी यहाँ पे आपके लिए लगाया है। देखिए सबसे जो अधिक होती है ना घनत्व, वो होती है आपको जो ठंडे पानी होती है कोल्ड वाटर उसकी, ठीक है। फिर उससे थोड़ी सी कम होती है जो गर्म पानी होती है उसकी, और गर्म पानी से भी कम किसकी होती है, आइस की। दैट मीन्स आइस की जो है ना घनत्व वो गर्म पानी से भी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हीरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। मतलब फिर से यहाँ पे 3 सही होंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे गलत होगा। देखिए तो यहाँ पे पहला ए में है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से मिले होते हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, है ना। बी में है कि कार्बन की जो जो संरचना है, कार्बन कार्बन परमाणु की जो संरचना है वो 3D होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सी में है कि उसका उपयोग कठोर औजारों में धार लगाने के लिए और अपकर्षक के रूप में होता है, ये भी सही है। डी में है कि इसका उपयोग स्नेह के रूप में होता है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि कार्बन का ही एक और अपरूप जो कि है ग्रेफाइट, उसका उपयोग हम करते हैं स्नेह के रूप में, ना कि हीरे का, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे ये गलत होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे इसका 3D स्ट्रक्चर भी लगाया है हीरे का, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर है और जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका है ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे ये सही नहीं है और बाकी 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सही है। चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पटल विरूपण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। देखिए पटल विरूपण होता क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना वो टूटती है ना, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, हमारे पठार बनते हैं, पर्वत बनते हैं, महाद्वीप बनती है ना। इसके अंतर्गत कैसे आते हैं, भूकंप आते हैं, या फिर आप अर्थ प्लेट टेक्टोनिक बोलो वो आते हैं, सही है। देखिए तो यहाँ पर 33 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो है मतलब एक बहुत ही मंद और क्रमिक एक मतलब प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक मतलब बनी रहती है, होती रहती है। और इससे ही जो है ना हमारी पर्वतें या फिर पठार या फिर जो भी महाद्वीप है वो सब बनते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है आपके वो सही है कि ये बहुत ही एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया और बहुत ही मंद होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि क्वेश्चन ये है कि जब कोई चीज़, ठीक है, जब जब कोई वस्तु मतलब गुरुत्व के अधीन गति करे, है ना, गुरुत्व के अधीन जब वो गिरे तो यहाँ पे कौन सी चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली है, स्थिर रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए में है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में है गतिज ऊर्जा, सी में है कुल रेखीय संवेग, और डी में है कुल यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यहाँ पे जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन जब गिरती है ना, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें तो कमी आएगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ जितनी ऊंची होती है ना, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उतनी अधिक होती है, और वो चीज़ अगर नीचे आएगी तो उसमें कमी आएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कमी जो है ना, ये कमी जो है वो फिर काइनेटिक एनर्जी के रूप में बढ़ता है। दैट मीन्स यहाँ पे ना ही पोटेंशियल एनर्जी स्थिर रहने वाले हैं और न यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्थिर रहने वाले हैं। और सी देखिए समय की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। डी जो है ना यांत्रिक ऊर्जा, ये यहाँ पर जो है ना वो वस्तु गिरने के हर एक बिंदु पे कांस्टेंट होंगे, है ना। आप जब वस्तु गिर रही है तो उसके किसी भी बिंदु पे जो यांत्रिक ऊर्जा है जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, वो हर एक बिंदु पे बिल्कुल स्थिर रहने वाला है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स किरणें दी हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक्स किरणें से रिलेटेड यहाँ पे 4 बातें दी हुई हैं। देखिए एक्स किरण जो है इसकी खोज 1895 में रॉन्टेजन ने किया था, है ना, और इसकी जो वेव लेंथ है वो होती है 10 पिकोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर तक, सही है। और जो एक्स किरणें हैं वो कोई भी कैरी नहीं करती है, दैट मीन्स इसमें चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब चार्ज होंगे ही नहीं तो ना ही ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में और ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी गलत है और सी भी यहाँ पे गलत है। डी जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी में ये लिखा हुआ है कि ये ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए अगले हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि किसी सामान्य मानव आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। अब देखिए जो हमारी मानव आँख है उसके लेंस और रेटिना के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु जो इन्फिनाइट पे है और अगर उसका इमेज हमें रेटिना पे बनता हुआ देखना है तो जो हमारी आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी 2.5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने उसका इमेज भी आपके लिए यहाँ पे लगाया है,
कि अगर वस्तु आपकी इन्फिनाइट पे हो और उसकी जो मतलब उसकी जो इमेज बनेगी वो अगर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और आपको बताने हैं यहाँ पे कि कोई विधेयक कब समझते हैं हम। देखिए, जब भी कोई टैक्स की बात हो, मतलब जब भी किसी बिल में टैक्स को खत्म करने, नया टैक्स को लागू करने, या फिर उसमें उसमें परिवर्तन करने की बात हो, तो वो बिल धन विधेयक ही होगा। दूसरी बात कि अगर किसी भी जो फंड, चाहे वो कॉन्सिलिडेट फंड हो या फिर वो कॉन्टिजेंसी फंड हो, कोई सा भी फंड हो, अगर उनसे आप मनी को विड्रॉ करने की बात कर रहे हो किसी बिल के तहत, तो वो बिल फिर धन विधेयक ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है 1 2 आपका बिल्कुल सही है, और बाकी जो दो है, बाकी जो यहाँ पे 3 और 4 है वो ऐसा नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कोट नंबर ए जो है आपका, केवल 1 और 2 वो सही होंगे, ठीक है। अच्छा, धन विधेयक जो है वो किस आर्टिकल में? वो आर्टिकल 110 में है, और यहाँ पे मैंने उसका इमेज भी आपके लिए यहाँ पे लगाया है, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पास होती है, और इसको जो लोकसभा के स्पीकर है वही डिसाइड करते हैं कि ये विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोट ए केवल 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में आपको यहाँ पे बताने हैं। यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं और आपको बताने कि इनमें से कौन सही है या फिर दोनों सही है। देखिए यहाँ पे पहला कथन यह है कि दुकानदार और कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उसने एक सेना नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। बिल्कुल सही बात है ना। उसने एक सेना नामक अधिकारी को नियुक्त किया, जो कि बाजार पे नियंत्रण रखता था, ठीक है। और उन्होंने मतलब बाजार में सस्ते खदान की आपूर्ति बनी रहे, है ना, लोग को मतलब आसानी से मिलती रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि द्वाब क्षेत्र जो थे ना, वहाँ से उन्होंने भू राजस्व को सीधा भुगतान जो है वो राज्य को करने का आदेश दिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो है 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग को पता है कि वो खिलजी वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक था और दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, ये कुछ सल्तनत कालीन यहाँ पे दिए हुए हैं शब्द, और उसके अर्थ क्या है वो यहाँ पे आपको बताने हैं। देखिए, मेहराब क्या बताइए? मेहराब जो होगा आपका, मेहराब आपका होगा तोरण, ठीक है। मेहराब क्या होगा? तोरण। मेहराब जो है ना, वो बोलते हैं तोरण को, ठीक है। देखिए, मिंबर क्या होता है? मिंबर होता है आपका जहाँ से उपदेश दिया जाता है, ठीक है, जहाँ से मस्जिदों में उपदेश दिया जाता है, ठीक है। तो मिंबर क्या होगा? सुपानी उपदेश मंच। देखिए, खुतबा क्या बताइए? खुतबा जो है, खुतबा आपका हो जाएगा धर्मोपदेश, है ना। यहाँ से मतलब धर्म के उपदेश क्या होगी? खुतबा होगी। किबला क्या होगा? किबला, तो किबला जो है ना, किबला बोलते हैं जिस तरफ मुस्लिम जो है मतलब जिस तरफ मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, दैट मीन्स काबे की दिशा, है ना, प्रार्थना के लिए काबा की ओर दिशा की होती है डी, किबला। दैट मीन्स यहाँ पे ए का हो गया आपका सी, बी का हो गया यहाँ पे आपका 1, सी का हो गया आपका 4, एंड डी का हो गया आपका 2। तो कोट नंबर सी यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। कोट नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी पोत या सीप को चेन्नई से कोचीन जाना है तो उसे पाक जलडमरू मध्य को पार करने के बजाय श्रीलंका का चक्कर क्यों लगाना पड़ता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि पाक जलडमरू मध्य जो है ना, वहाँ की जो पानी वो बहुत ही उथली है, मतलब बहुत ही कम है वहाँ पे, है ना। इसलिए जो पोत है या फिर जो सीप है वो उसे पार नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने उसका इमेज भी लगाया है कि देखिए यहाँ पे कैसे हमें जाना पड़ता है चेन्नई से कोचीन के लिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आपको, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।